Welcome back again to the platform of Ranjan Legal Hub, and today I am going to discussing about capacity. पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ कैपेसिटी एंड हु कैन फाइल टॉर्टियस लाइबिलिटी अगेंस्ट मी, किसके अगेंस्ट हम टॉर्टियस लाइबिलिटी फाइल कर सकते हैं. दिस ऑल अबाउट डिस्कसिंग इन माय प्रीवियस वीडियो. एंड इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि एक्ट ऑफ एस्टेट क्या है, एक्ट ऑफ एस्टेट के अंदर हम कैसे टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज कर सकते हैं, क्या हम एक्ट ऑफ एस्टेट पे टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी के बारे में देखना है. सो दिस इज़ वन ऑफ देम, दैट इज़ एक्ट ऑफ एस्टेट. An act done in exercise of sovereign power in relation to another state or subject of another state is an act of state and cannot be questioned by municipal courts. यानी कि कोई भी ऐसा कंट्री जो कि सोवरिग्न कंट्री है, जो एक सोवरिग्न स्टेट है. सोवरिग्न मीन्स नॉट इन डोमिनियन ऑफ एनी अदर स्टेट और नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर स्टेट. यानी कि किसी अदर स्टेट के डोमिनियन में नहीं हो और किसी अदर स्टेट पर ये डिपेंड नहीं हो. ये इंडिपेंडेंट होगा सारे स्टेट से अपने सारे डिसीजन के लिए, आइदर इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन. एंड इस पर किसी प्रकार का किसी स्टेट का डोमिनियन नहीं होगा, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा. वैसे स्टेट के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है और उसके द्वारा किए गए एक्ट से अगर किसी दूसरे स्टेट को हार्म होता है तो वो हार्म के लिए दूसरा स्टेट इस स्टेट को टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज नहीं कर सकता है. इसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो फॉर एग्जांपल ये इंडिया है जो कि एक सोवरिग्न कंट्री है और इधर एक चाइना है. इंडिया एक सोवरिग्न कंट्री है. ओके. अब इंडिया क्या किया था, आज से कुछ दिन पहले पबजी को बैन कर दिया था. अब पबजी बैन होने के कारण क्या हुआ, इससे चाइना को बहुत ज़्यादा हार्म हुई थी. तो इस जो हार्म चाइना को हुई है, इस हार्म के लिए चाइना इंडिया को स्यू नहीं कर सकता है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट. ये इंडिया के ऊपर किसी प्रकार का टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज होगा ही नहीं. बेसिकली यही है एक्ट ऑफ स्टेट. अब हम इसके कुछ इसेंशियल्स को देखते हैं. तो इसेंशियल्स ऑफ एन एक्ट ऑफ स्टेट, कुछ इसेंशियल्स भी हैं. द फर्स्ट इज द एक्ट इज डन बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट. यानी कि जो भी एक्ट किया गया है वो एक्ट किसके द्वारा किया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए स्टेट. यानी कि एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही किया गया एक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक्ट किसी स्टेट के इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा किया गया हो तो उसके लिए अगर हार्म होता है तो वो स्टेट लायबल होगा. बट अगर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया गया है देन स्टेट इज नॉट लायबल अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट. द सेकेंड इसेंशियल इज द एक्ट इज इंजोरियस टू सम अदर स्टेट और इट्स सब्जेक्ट. यानी कि जो भी एक्ट किया गया है बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट उससे किसी दूसरे स्टेट को इंजरी होना ज़रूरी होता है. And the third is the act may be either previous sanctioned or subsequently ratified by the state. यानी कि जो भी एक्ट हुआ है वो या तो प्रेवियसली सैंक्शनड होना चाहिए बाय द स्टेट और सब्सेक्वेंटली रेटिफाइड होना चाहिए बाय द स्टेट. अब इसमें कुछ केस लॉज को देखते हैं, उसके द्वारा हम इसको और अच्छे से कंसेप्ट को बिल्डअप कर पाएंगे. सो द फर्स्ट केस लॉ इज ब्यूरन वर्सेस डेनमन. ये 1948 का केस है. अब इसमें क्या होता है हम पहले आपको बता देते हैं बाय ब्लॉक डायग्राम, देन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. यहाँ पे एक कंट्री होता है ए, यहाँ एक कंट्री होता है बी. ये बी ब्रिटेन है और ये साउथ का कोई एक कंट्री है, शायद साउथ अफ्रीका है. ओके. अब यहाँ साउथ अफ्रीका क्या करता है, कुछ लेबर्स को रखते हैं स्लेवरी के रूप में एक कॉटेज में और इससे स्लेवरी का सारा काम करवा रहे होते हैं. ये इसी के बाउंड्री में है, साउथ अफ्रीका की ही बाउंड्री में है. अब यहाँ से ब्रिटेन का कुछ आर्मी आता है
देखता है कि इस प्रकार का काम करवा रहा है तो ये इसके बाउंड्री में नहीं भी है और इसके द्वारा अथॉरिटी नहीं भी मिला है। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी नहीं दिया है कि आप किसी दूसरे के बाउंड्री में इंटर करके उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करें। ये अपने मन से गया, उसके बाउंड्री में इंटर किया। इसके बाद ये क्या किया कि यहाँ पे जितने भी स्लेव्स रह रहे थे सभी को यहाँ से फ्री कर देता है और इस कॉटेज को जला देता है। जब ये कॉटेज जल गया तो यहाँ से साउथ अफ्रीका स्यू करता है ब्रिटेन को। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, स्लेवरी इज अ बैड थिंग, स्लेवरी अच्छी बात नहीं है, स्लेवरी करवाना अच्छी बात नहीं है और हमारे सेना ने जो किया है दिस इज़ अ गुड थिंग, ये एक अच्छा एक्ट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको माना और इसको अथॉरिटी दे दिया कि हाँ ये एक एक्ट ऑफ स्टेट के अंदर आएगा और इसके लिए ब्रिटेन लायबल नहीं हो सकता है। यही है इस केस में। एन एक्शन वाज ब्राउट अगेंस्ट कैप्टन डेनमन, यानी कि डेनमन जो एक कैप्टन होता है उसके अगेंस्ट एक एक्शन हुआ था। क्या हुआ था? फॉर रिलीजिंग स्लेव्स एंड बर्निंग द स्लेवरी बैरकून्स ओन्ड बाय द प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ के द्वारा जो स्लेवरी करवाया जा रहा था उसका जो बैरकून्स बना हुआ था उसको वहाँ से स्लेव को रिलीज कर दिया और उस बैरकून्स को जला दिया। ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की ये बात है जो कि ब्रिटिश डोमिनियन से आउटसाइड था। द डिफेंडेंट हैड नो अथॉरिटी टू डू सो, यानी कि जो कैप्टन, जो ये डेनमन कैप्टन है, इसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी करने की। बट हीज एक्ट वाज रेटिफाइड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन इसके द्वारा जो ये एक्ट किया गया इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेटिफाइड किया था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर दिया था, उसको उस पर मुहर लगा दिया कि हाँ ये जो एक्ट किया गया ये अच्छे काम के लिए एक्ट किया गया है, इसीलिए ये एक्ट ऑफ स्टेट के अंदर आएगा। तो इसमें डिसीजन क्या हुआ था? इट वाज हेल्ड टू बी एन एक्ट ऑफ स्टेट फॉर विच नो एक्शन कुड लाई, यानी कि ये जो एक्ट किया गया ये एक्ट स्टेट के अंदर आएगा, स्टेट के द्वारा किया गया एक्ट माना जाएगा और किसी प्रकार की कोई एक्शन अराइज नहीं होगी, कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द प्लेंटिफ देयर कुड नॉट रिकवर एनीथिंग, और जो प्लेंटिफ था वो कुछ भी रिकवर नहीं कर पाया, उसको कुछ नहीं मिला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइबिलिटी से फ्री हो गई। द सेकेंड केस इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस कामाची बोए साहिबा। अब ये केस क्या था? ये केस बेसिकली था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट में लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया था, उसी के बारे में था। अब इसमें क्या होता है? द राजा ऑफ टेंजोर हु वाज एन इंडिपेंडेंट सोवरिगन, यानी कि तेंजोर का एक राजा होता है जो कि इंडिपेंडेंट सोवरिगन होता है। वाज बाय वर्च्यू ऑफ ट्रीटीज, यानी कि वो एक ट्रीटी साइन करता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसको प्रोटेक्ट करेगी। द राजा डाइड विदाउट प्रोड्यूसिंग मेल चिल्ड्रेन, राजा की किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है और उसके पास किसी प्रकार का कोई मेल चिल्ड्रेन नहीं होता है। हियर द वर्ड यूज्ड मेल चिल्ड्रेन, क्योंकि अगला जो शासक होगा वो राजा का बेटा ही होता और उसके पास कोई मेल चिल्ड्रेन नहीं था। देन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर्ड हेंस राजा हैज़ नो एनी एंसेस्टर्स सो द टेरिटरी इज अंडर कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत ये कहा था कि चूंकि राजा को कोई मेल चिल्ड्रेन नहीं है, उसका कोई एंसेस्टर्स नहीं है, इसीलिए इसका जो टेरिटरी है उस पूरे टेरिटरी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा। द विडो ऑफ राजा श्यूड ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे हुआ क्या? जो राजा की विधवा पत्नी थी उसने कंपनी को स्यू किया कि नहीं ये टेरिटरी हमारे राजा जी का था, तो अगर उसकी डेथ हो गई और हमारा कोई एंसेस्टर्स नहीं है तो ये टेरिटरी को हम रूल करेंगे। उसके लिए उसने स्यू कर दिया ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसमें डिसीजन क्या आता है? द प्रीवी काउंसिल हेल्ड डेट, उस समय कोर्ट क्या था? प्रीवी काउंसिल थी, उसने हेल्ड किया। इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टेट, ये जो है ये एक स्टेट के द्वारा किया गया एक्ट है, क्योंकि उस समय जो था
ब्रिटिश का ही कंट्रोल था सारी जगह पे। तो उस समय जो ये ट्रीटी साइन राजा कर चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि आप हमको प्रोटेक्शन दीजिएगा, इसके बदले में हम आपके अधीनता को स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से इस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। और ये जो एक्ट किया गया है, ये एक्ट किया गया है बाय द स्टेट एंड फॉर सच रोंग। और इस प्रकार के रोंग के लिए नो म्यूनिसिपल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन अफोर्ड रेमेडी, यानी कि कोई भी म्यूनिसिपल कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस नहीं दायर किया जाएगा और इस प्रकार से किसी प्रकार का रेमेडी विडो को नहीं मिलेगी। सो दिस वाज द एक्ट ऑफ स्टेट जो कि हम डिस्कस किए हैं, ये कैपेसिटी के अंदर आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉरपोरेशन को, उसके बाद फिर माइनर एंड इंडिपेंडेंट एंड जॉइंट टॉर्ट फीचर को डिस्कस करेंगे। देन द कैपेसिटी इज कंप्लीटेड। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।